हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उसमें मैं 20 बेस्ट टिप्स डिस्कस करूंगा फिजिक्स के कॉम्पिटिशन्स में सफलता के लिए। तो इसका टाइटल है, मैं बता रहा हूँ 20 बेस्ट टिप्स टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन फिजिक्स। तो बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आधार बना कर आप कॉम्पिटिशन्स में आप आसानी से सफल हो सकते हैं। और फिजिक्स का कोई भी कॉम्पिटिशन्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ बेसिक मूलभूत बातें ऐसी होती हैं जो इसमें मैंने डिस्कस किए हैं कि अगर आप उनको आधार बनाएंगे तो चाहे वो गेट नेट पार्क जैस स्टिफर जैम के स्टूडेंट्स हों, चाहे पीजीटी की तैयारी करने वाले हों, चाहे पीसीएसआईएस की प्रिपरेशन करने वाले हों, चाहे साइंटिस्ट की प्रिपरेशन तैयारी करने वाले हों, और चाहे बाकी की कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस की तैयारी करने वाले हैं, सभी को जो ये वीडियो है वो निश्चित तौर से इनरिच करेगी और उनके बेटरमेंट में बहुत निश्चित तौर से सहायता देगी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी जब भी कॉम्पिटिशन्स की किसी की भी आप तैयारी करें तो पहले मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें बताऊंगा कि किन आधारों पर आपको तय करना चाहिए कैरियर अपना, उसका क्या आधार होना चाहिए जिन आधारों के ऊपर आप अपना कैरियर तय करें कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अगर आप जो अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल रहा था उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिन पर आपको निश्चित तौर से काम करना होगा। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ एग्जाम। जो भी आप एग्ज़ाम की जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बना लें कि किस तरीक़ा का पेपर आता है, पेपर में किस लेवल का सिलेबस होता है, उसके अलावा पेपर में किस जो हमारी थ्योरी है वो ज़्यादा आती है या हमारे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। और उसके लिए सिलेक्शंस कर लें किसी अच्छे टीचर का, एक एबल टीचर होना चाहिए जिसके अंडर गाइडेंस में आप सारी प्रिपरेशन करें, क्योंकि की जो होती है वो अल्टीमेटली तय करता है कि आप किसके गाइडेंस के साथ रह रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपके पास एबल गाइडेंस है, कोई अच्छा टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है, तो उसके अनुभव का आपको फ़ायदा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आप जिनको नहीं आपको तैयार करना उनसे बच जाएंगे। जहाँ जहाँ गलतियाँ कर सकते हैं उन गलतियों से बचाएगा वो टीचर और आपको सही रास्ते पे लाएगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना समय समय पर आपको गाइड करता रहेगा, समय समय पर मोटिवेट करता रहेगा, तो आपको उससे निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। तो एक अंडर एबल गाइडेंस जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक्सपर्ट होते हैं और उन एक्सपर्टों का बहुत बड़ा रोल होता है कॉम्पिटिटिव दुनिया में, तो उनकी आप मदद लें तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है इस तरीक़ा की गाइडेंस तो वो भी हिम्मत ना हारें, वो भी एक राइट डायरेक्शन पे चलें, क्योंकि यूट्यूब पे ही मैं देख रहा हूँ कि इस समय पे बहुत काबिल जो अध्यापक हैं, बहुत जो काबिल मोटिवेटर्स हैं और जो प्रॉपर गाइड करने वाले हैं वो उपलब्ध हैं। तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी आप निश्चित तौर से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो तो आप निश्चित तौर से प्रयास करें कि एक ऐसे ही टीचर के साथ में आप पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें जो आपको हर समय पर मोटिवेट करे और हर समय पर सही डायरेक्शन दे। उसके साथ साथ याद रखें कि जो मैंने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया है, कलेक्ट द क्वालिटी मटेरियल केयरफुली। तो जो प्रिपरेशंस है, जब आप समझ लें कि पेपर इस लेवल का आता है, इस लेवल की हमें बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, थ्योरी और जो हमारी थ्योरी और अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं उनकी रेशो किस तरीक़ा की होगी, जब ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद में क्वालिटी मटेरियल कंटेंट जो है वो इकट्ठा करें, कलेक्शंस करें और उसमें सदा ध्यान रखें कि क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आता है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा बहुत लंबे अनुभव के बाद में कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन बुक से ही पेपर सेट होता है। तो अगर आपने वो बुक पढ़ी हुई हैं तो आपके लिए राहें आसान हो जाती हैं और आप इजीली कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपने वो बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो आपको निश्चित तौर से प्रॉब्लम्स होगी। तो सदा क्वालिटी मटेरियल पढ़ें, क्योंकि पेपर सेटर जो होता है वो अच्छे रेफरेंसों से ही पेपर को सेट करता है। तो लोकल कंटेंट और लोकल मटेरियल पर विश्वास ना करें, उससे बचें और सदा एक अच्छा स्टैंडर्ड रेफरेंस पढ़ें। मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस पर बुक डाली हैं, आगे भी कुछ और वीडियो में डालूंगा कि स्टैंडर्ड रेफरेंस में क्या करें। स्टैंडर्ड रेफरेंस में भी मैं 2-3 बातें बहुत प्रॉपर आपसे कहना चाहूँगा कि एक जो हमारी बहुत स्टैंडर्ड बुक हैं वो ही पढ़ें। जैसे हमें पता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की जो रेफरेंसेज हैं वो अच्छे रहते हैं। एसचाम पब्लिकेशन की बुकें वो थोड़ी बेटर क्वालिटी की होती हैं। उसके बाद हमारा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन के अच्छे रेफरेंसेज होते हैं। तो रेफरेंसों से भी देख लें कि कुछ पर्टिकुलर जो हमारे पब्लिशर हैं वो बहुत ही अच्छे रेफरेंसेस देते हैं। तो मैकग्रा एसचाम पब्लिकेशंस की बुक जो होती हैं वो सदा अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो उनको पढ़ने में आप रिलायबिलिटी महसूस करेंगे, उनसे निश्चित तौर से आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे रेफरेंसेजों को पढ़ें तो कंटेंट जो है वो क्वालिटी हो और क्वांटिटी ना बढ़ा लें। ऐसा ना करें कि बहुत सारी क्वांटिटी इकट्ठा कर लें, फिर उसको संभालना बहुत भारी होता है। तो क्वांटिटी पे काम ना करें, क्वालिटी पे काम करें, क्वालिटी कंटेंट को रखें और क्वालिटी कंटेंट को ही पढ़ें।
आपका आधा काम सक्सेस का तभी हो जाता है जब आप कंटेंट की जो चॉइस है उसको बेटर चूज कर लेते हैं। तो मैं सदा से ही कहता रहा हूँ कि क्वालिटी कंटेंट पढ़ें और अच्छे स्टैंडर्ड रेफरेंसेस पढ़ें, और जहाँ से पेपर बनता है वो गाइड आपको जो भी करेगा, टीचर बताएगा या कौन कौन से रेफरेंसेज हैं। मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियो में जहाँ से पेपर सेट होता है। तो पेपर सेटर भी अच्छे रेफरेंसेजों को आधार बना के पेपर बनाते हैं। एनसीईआरटी के रेफरेंसेज जैसा आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से फ़ायदा मिलेगा। कई बार तो क्वेश्चंस में देखूंगा एनसीईआरटी की बुक से बिल्कुल ऐसा सच रखे हुए मिलते हैं, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल के कंपटीशंस दे रहे हैं। जैसे आप सपोज किया तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो पीजीटी में आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, जैसे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी से बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। उसी तरीक़ा से हमारी जो बुकें उनमें हम देखते हैं कि जो हमारे टाटा मैकग्रे-हिल पब्लिकेशन की बुक हैं, जैसे ऑर्थर बीजर की बुक है, उससे सीधे सीधे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कई बार कॉम्पिटिटिव दुनिया में। उसके साथ साथ जो हमारी इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स जे ग्रिफिथ की बुक है या इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफिथ की बुक है, उनसे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो जिन बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वो सदा ही पढ़नी चाहिए, उनसे आपको निश्चित तौर से लाभ मिलता है। क्योंकि टीचर भी कहीं ना कहीं से पेपर सेट करता है, तो उसकी अगर उस लाइन ऑफ एक्शन को आप समझ लेंगे तो आधी कामयाबी आपको तभी मिल जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्वांटिटी पे और जो है उस पर काम ना करें, क्वांटिटी को ना बढ़ाएं, बल्कि क्वालिटी कंटेंट पढ़ें। साथ साथ ये है कि जो हमारी परचेजिंग है वो स्टैंडर्ड बुक की कर लें। 10 ईयर्स के जो पेपर हैं या 15 ईयर्स के या 20 ईयर्स के जिस भी कंपटीशंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके पीछे के पेपर ज़रूर ले आएँ। और सदा ये भी ध्यान रखें कि जो भी पेपर आप परचेज करके लाएँ मार्केट में, मैं पढ़ाते हुए बच्चों को देखता हूँ कि बहुत सारे जो रेफरेंसेज हैं उनके सॉल्यूशन ही गलत हैं, उनमें न्यूमेरिकल्स जो है वो गलत सॉल्व कर रखे हैं। तो बच्चों को गलत कंसेप्ट समझ आ जाते हैं और वो गलत कंसेप्ट लगा के उन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। कई बार तो मैं ऐसा महसूस कर रहा होता हूँ कि जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन ही गलत होता है और जो बच्चा है उस सॉल्यूशन को रख लेता है और आगे जब वो क्वेश्चंस आता है तो बिल्कुल ऐसा सच उसे कर ही आता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये भी देख रहा हूँ, ख़ासतौर से पीजीटी की प्रिपरेशन कराते समय मैंने स्टूडेंटों को महसूस किया इस तरीक़ा की कि बहुत सारी जो है गलतियाँ हैं पेपरों के सॉल्यूशंस में, और बच्चे जो है इस वजह से काफ़ी सफ़र करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो उस समय पे जब आप बुक परचेज करें तो निश्चित तौर से डिस्कस कर लें अपने कंसर्न टीचर से, और उस टीचर से अपने कंसर्न टीचर को दिखा भी लें कि इसके सॉल्यूशंस ओके हैं सर या नहीं है तो उन्हें करेक्ट करा लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखें। मैंने देखा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो गलत मिलते हैं, तब हमारी जो है दिक्कत हो जाती है। मेक ए प्लान फॉर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कंपटीशन, उसमें कहना मेरा ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए जिस भी कंपटीशंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीछे के देखें कि कहाँ पे मेरिट जा रही है, कितने मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, इसमें कितना कंपटीशंस है और किस तरीक़ा से कंपटीशंस राइज होता चला जा रहा है, पेपर का जो लेवल है वो किस तरीक़ा से राइज होता चला जा रहा है। उस पेपर की जो वो है नेचर उसको समझ लें और उसे समझने के हिसाब से ही प्लानिंग बनाएं। क्योंकि मैं क्या देखता हूं कि बच्चे पढ़ते रहते हैं और उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, ना वो पीछे के पेपर्स देखते हैं, ना वो सिलेबस देखते हैं, ना स्टैंडर्ड रेफरेंस पे काम करते हैं, तो निश्चित तौर से फिर असफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो असफलता के मैं बताता हूँ 3 जो बड़े कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा ये है कि क्वालिटी कंटेंट ना पढ़ना और जो स्तरहीन है उन किताबों पर पढ़ना, ये एक बड़ा कारण है। सिलेबस को ना देखना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे ज़्यादा बड़ा कारण यह है कि पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से खुद को प्रिपेयर ना करना। तो ये 3-4 कारण ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन से बाहर करते हैं, तो इन पर भी आपको काम करके रखना है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा था। उसके साथ साथ ये भी है कि एक स्टडी प्लान बना लें, और स्टडी प्लान बनाने के बाद में हर वीक के हिसाब से एक स्टैंडर्ड प्लान आपको बना लेनी है। जैसे ही आपके पास में 3-4 चीज़ें अगर ये इकट्ठी हो जाती हैं, सिलेबस आपके पास है, पेपर की नेचर को आपने समझ लिया कैसा पेपर आता है, मेरिट का आपको अंदाज़ा लग गया है कि मेरिट किस लेवल की आती है, आपको साथ साथ ये भी पता चल गया है कि कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कौन सी बुक कितने नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद आपके पास कंटेंट आ गया है, इसकी क्वालिटी मटेरियल अगर आपके पास में आ गया है, तो फिर उसके बाद में प्लान बनाएं और हर वीक के हिसाब से अपने आप को तैयार करें कि इस वीक में हमें क्या क्या तैयार करना है। तो वीकली प्लान बनाएं और हर वीक में समीक्षा करें, सप्ताह में 1 दिन समीक्षा करें कि जो हमने वीक में अपना टारगेट रखा था एक वीक के लिए, क्या हमने वो अचीव किया या नहीं किया। अगर उस टारगेट को अचीव नहीं करते तो फिर उस पर मनन करें, चिंतन करें, और जहाँ जहाँ आप लग रहा है कि आप अपना समय कम दे पा रहे हैं उस समय को बढ़ाएं
और अपने आप को मोटिवेट करें, ये इम्पोर्टेंट है। तो एक वीकली जो है समीक्षा करते रहें अपनी तैयारी की। फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्पिटिटर्स, मैं सदा ही कहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करें तो कभी भी आइसोलेट होकर तैयारी ना करें। आइसोलेट में निश्चित तौर से नुकसान होता है। एक छोटा सा ग्रुप बना लें और जो ग्रुप हो वो सेम लेवल ऑफ थिंकिंग का हो, उनमें ऐसा हो कि सबकी जो क्रिएटिव थिंकिंग हो, सभी लोग सफल होना चाहते हों, सब पॉजिटिव अप्रोच के हों, इस तरीका का ग्रुप हो। बल्कि ऐसा ग्रुप ना बना लें कि वो नेगेटिव लोग हों उसमें और वो आपकी तैयारी को और डिस्टर्ब कर दें। तो ऐसा नहीं, एक छोटा सा और संक्षिप्त सा ग्रुप बनाएं और समय समय पे मिलते रहें। कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे रखें वीकली या 10 दिन में, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लमों को आपस में शेयर कर सकें। जहाँ जहाँ आपको कंसेप्चुअल दिक्कत आ रही है उन्हें आपस में शेयर कर सकें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और कंपटीशंस की बातें करें, उस कंपटीशंस में क्या होता जा रहा है, तो उससे आपको निश्चित तौर से एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलेगा और आप इनरिच भी करेंगे एक दूसरे के कंसेप्ट को। तो एक ऐसा छोटा सा ग्रुप भी बना सकते हैं, वो भी आपको सहायता करेगा और वो इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखें, एनालाइज योर प्रिपरेशंस वीकली, वो मैं अभी बोल ही रहा था, ये सदा ही मैं कहता हूँ। इसकी प्लान वीकली बनाएं और वीकली जो है उसका एनालिसिस करें। सदा अपनी प्रिपरेशन का जो है वो एनालिसिस करते रहना चाहिए। चैप्टर्स तय कर लें कि एक वीक में हमें इतने चैप्टर्स तैयार करने, और फिर देखें कि हम जो हमने टारगेट सेट किया था इस वीक का वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर उस पर चिंतन मनन जरूर करें कि हम किस तरीक़ा से जो हमने टारगेट बनाए। और टारगेट जब भी बनाएं तो ऐसा ना बनाएं कि पता चला कि टारगेट कोई बहुत बड़े टारगेट में बदल लें। 8 से 10 घंटे की जो प्रिपरेशंस है वो आइडियल प्रिपरेशंस होती है। ऐसा भी ना करें कि 12 से 14-15 घंटे पढ़ें, ऐसा भी ना करें और इतना कम भी ना पढ़ें कि आप कंपटीशंस में ही ना पाएँ। तो 8 से 10 घंटे के लिए जो है आप ज़रूर रख के चलें, और अगर आप 8 से 10 में कंफर्टेबल हैं तो फिर कोशिश करें उसे 1-2 घंटे और आगे तक ले जाने की। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है, जब पेपर से 1 या 2 महीना रहता है, तब मेरा मानना यह है कि 12 से ऊपर घंटे आवर्स जो है हमें पढ़ना चाहिए। बाकी रूटीन में जो है 8 से 10 घंटे भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा, हम कहेंगे कि वो भी हमें बहुत अच्छा आउटपुट दिला सकता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि प्रिपरेशंस पेपर से पहले ना करें। कम से कम 8-10 महीने या 6 महीने, इस कम से कम 8-10 महीने का गैप लेकर चलें कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कम से कम 7-8 महीने पहले से ही सीरियस हो जाएं उस पेपर के बारे में। और जो चीज़ें मैं बता रहा था पहले से ही पूरी सब चीज़ें क्लियर करके अपनी तैयारी को बढ़ाएं, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये शॉर्ट सक्सेस के टिप्स हैं कि अगर इनको आपने फॉलो किया जीवन के अंदर तो आप जहाँ भी कंपटीशन जो भी एग्जाम देंगे उनमें ही निश्चित तौर से कामयाब हो जाएंगे। अवॉइड नेगेटिव थॉट प्यूपिल्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बहुत सारा मैंने देखा है कि चारों तरफ जो है नेगेटिविटी है, और ख़ासतौर से इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में देखूं तो क्योंकि लोग सफल कम होते हैं और असफल ज़्यादा होते हैं, कंपटीशंस यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो नेगेटिव पीपल्स बहुत हैं जो जीवन में सफल नहीं हुए। वो दिन भर नेगेटिविटी फैलाते हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके कहीं ना कहीं मनोबल को गिराते हैं। कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ चीटिंग चलती है, यहाँ ये होता है वो होता है। तो बच्चे क्या होते हैं कि वो डिप्रेस होते हैं, डिस्करेज होते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो लोग सफल नहीं रहे हैं, जो जीवन के अंदर जिनके नेगेटिव विचार पैदा हो गए हैं कंपटीशंस के संदर्भ में, उनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें और उनके साथ कम से कम इंटरेक्ट करने का प्रयास करें, तो आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रिएक्शंस देंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो गलत जगह पर खर्च होगी। तो अपनी एनर्जी को सेव करें। एनर्जी को जो बचा लेते हैं, जो एनर्जी को सही दिशा में लगा देते हैं, वही जीवन में कामयाब होते हैं। तो नेगेटिव पीपलों से सदा बचने का प्रयास करें। मेरा सदा कहना होता है टेक गुड स्लीप एंड बेस्ट फूड ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस। बेसिकली नींद जो है, वो बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं 4 ही घंटे सोता हूँ, 5 सोता हूँ, तो नींद आपका जो है 6 से 8 घंटे की, जो 6 घंटे में पूरी कर लेते हैं वो एक सो के, लेकिन 7 एक आइडियल है। 7 आवर्स जो है नींद के लिए दें। और कुछ की ऐसा भी होता है जो 8 आवर्स में सोने के बाद ही अपने आप को एनर्जेटिक और एंथुसियाज्म जो उनके अंदर आता है, तो वो इस तरीक़ा से ले सकते हैं। सोने के जो आवर्स हैं उनको रखें। और सदा मैं देख रहा हूँ आज की दुनिया में जो कंपटीशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, देर रात तक पढ़ते हैं। तो मैं सदा पक्ष में रहता हूँ कि दिन में ज़्यादा पढ़ें, रात को सोने का समय दें, नेचर के साथ चलें। नेचर के साथ चलेंगे तो आप बीमारियों से बचेंगे। तो ये कोशिश करें कि रात को 11 बजे तक सो जाएं और फिर 7 घंटे की नींद लेकर 6 बजे तक अपने बिस्तर को छोड़ दें, तो ज़्यादा बेटर है। वो आपको लॉन्ग टर्म में जो है आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाना पीना आपका ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं कंपटीशंस में तो आपको निश्चित तौर से जो वीकनेस फील करने लगते हैं, बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं थकावट फील करती है। तो उसके लिए एनर्जेटिक जो रहें, उसके लिए फल और फ्रूट्स खाते रहें समय समय पर, और खाना जो है वो पौष्टिक लें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन में। ये भी प्रिपरेशन टिप्स में ही आता है कि आप खाना जो है उसके क्वालिटी कंटेंट को खाएं, जिससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छी नींद लें।
उसके साथ साथ क्या करें कि जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो उसी समय पे 2 तरीका के नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग नोट्स नहीं बना सकते तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। लॉन्ग नोट्स में तो ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि किताब की लाइन से लाइन आप पढ़ते हैं तो वही लॉन्ग नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स में यह है कि काम की बातें जो भी तो आपने पढ़ी किसी पर्टिकुलर पेज पे, उन्हें सब नोट डाउन करके रख लें, क्योंकि अगर आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो शॉर्ट नोट्सों को रिवीजन के चलते आपकी पूरी बुक रिवाइज हो जाती है। तो शॉर्ट नोट्स को जो है वो बनाते रहें और जो काम के कॉन्क्लूडेड पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़ के जो है लिखते रहें और बाद में उन्हें रिवाइज करते रहें। वही आपके नोट्स बन जाएंगे और वही आपको सफलता दिलाएंगे। साथ साथ ये भी याद रखें जो महत्वपूर्ण है कि फॉर्मूलों को कॉपियों में लिखते रहें। पूरे जो चैप्टर वाइज जो फॉर्मूले बना लें और फॉर्मूले में किस सिंबल का क्या मीनिंग है वो लिख लें, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें लिख कर रखें और स्टैंडर्ड फार्मूले वो सदा अपने टिप्स पर रखें। साथ साथ उन्हें रिवाइज भी करते रहें, समय समय पर रिवाइज करते रहें। जो बुक आप पढ़ रहे हैं उससे पहले जो बुक पढ़ी है उन्हें भी समय समय पर रिवाइज करते रहें। तो रिवीजन की है सक्सेस की है। फॉर्मूला लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज वो सब होनी चाहिए। और अगर आपने एक बार बना लिया तो फिर ऐसा भी ना सोचें कि एक बार बना लिया तो काफ़ी है, दोबारा से लिखें। लिखने की प्रैक्टिस करें। फॉर्मूले जो आप इतनी बार लिख लें कि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत से आ जाए। तो प्रैक्टिस बनाएं और लगातार लिख के देखें, रफ कॉपी पे उन्हें बार बार नोट डाउन करके देखें और उनमें हर चीज़ की वैल्यू को याद कर लें। साथ साथ ये भी देखें कि फार्मूले पे क्वेश्चन भी सोचें, क्या क्या क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं, इस फार्मूले पे क्या क्या फर्दर आ सकते हैं, ये भी सदा सोच कर चलना है, क्योंकि वो जो आपकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है। तो फार्मूलों के यूजेस भी हमें सोचने हैं और हमें क्वेश्चंस जो है कैसे वैल्यूज को रख के और कैसे कौन सा फिजिकल पैरामीटर कैसे वैल्यूट करना है वो भी सब सीख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं सदा से कहता रहा हूँ कि बच्चे पूछ रहे होते हैं सर कितने घंटे की पढ़ाई बहुत है। तो पढ़ाई तो पर्सन टू पर्सन वेरी है। अगर आपकी ग्रास्पिंग अच्छी है, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो 8 घंटे जो है काफ़ी रहती है, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, और इसे 12 घंटे तक आप लेके जा सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म में जो है 8 से 10 घंटे जो है इसे मेंटेन रखें और कम से कम 1 साल पहले से प्लान बना के चलें। जो भी आपको एग्जाम देना है कम से कम मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 महीने पहले तो आप बहुत ही सीरियस हो जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 10 साल के पेपर्स जो है वो केयरफुली सॉल्व कर लें, देख लें कि क्या क्या पेपर्स में आ रहा है। खासतौर से पीछे के 2 या 3 साल के जो पेपर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और पेपर के ट्रेंड को पहचानने का प्रयास करें कि पेपर कैसे पहले आता था, पेपर अब किस ट्रेंड में आ रहा है, आगे फ्यूचर में उसका क्या ट्रेंड हो सकता है। तो सदा याद रखें कि पेपर को सॉल्व करें। सॉल्व करने में जो चीज़ें पूछी गई हैं उसी पर जाकर ये सोचें कि आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें और इस फॉर्मूले पर पूछी जा सकती हैं या इस कंसेप्ट पर क्या क्या पूछा जा सकता है। वो सदा तैयार रहें, वो आपको निश्चित तौर से फ़ायदा देगा। उसके अलावा मैं सदा से कहता रहा हूँ कि जो मेंटर है उसको ज़रूर रखें। मेंटर आपको निश्चित तौर से दिशा देता है और जो आपके मेंटर हैं वो इस तरीका के हों जो आपको मोटिवेट करें, समय समय पर प्रॉपर गाइड करें, क्योंकि वो एक की है सफलता की। मैंने शुरू में भी बोला था, मैं इस बार भी बोल रहा हूँ, वो की है, वो आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाता है। अगर कोई उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस पर्सन है, वो जो आपको गाइड कर रहा है, उसको जीवन का तजर्बा है, जीवन में उसे कंपटीशन का अनुभव है, तो बहुत सारी गलतियों से आपको बचा लेगा और आपको बहुत ही कम समय में एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। तो मेंटर को चूज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु जो है वो होना चाहिए, वो आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाता है। स्मार्ट प्रिपरेशन में मैंने बताया ही है। स्मार्ट प्रिपरेशन में यही होता है कि फॉर्मूले जो हैं उनके एप्लीकेशंस करें, नए नए फॉर्मूले जो भी अभी जिन पर प्रॉब्लम्स नहीं हैं उन्हें भी रखें। 3 पैटर्न में प्रॉब्लमों को रख के चलें। एक वो जो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चलें। एक जो पूछी जाती हैं लेकिन बिल्कुल रेगुलर नहीं पूछी जाती, कुछ इंटरवल पर आ रही हैं, उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट में ले जाएं। फिर एक ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर चले जो थोड़ी लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तीनों तरीक़ा की चीज़ों को करें। जहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है वहाँ ज़्यादा समय दें, जहाँ से कम पूछा जा रहा है वहाँ कम समय दें, लेकिन पढ़ के सब जाएँ, क्योंकि कंपटीशंस में आप ये नहीं कह सकते कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपने पहले से सब चीज़ों को नहीं पढ़ रखा है तो निश्चित तौर से नुकसान होता है, ये भी ध्यान रखें। मैं साथ साथ 2-3 बातें और भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी है कि चैलेंजेज हैं इस समय पे, जो कंपटीटर्स हैं उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेज हैं, क्योंकि सफलता जो है वो बहुत ही कम बच्चों को मिलती है, असफल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम होती हैं और देश में देख रहे हैं कि पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीटर्स बढ़ते चले जाते हैं और सीटें उतनी ही रहती हैं, तो कंपटीशन हर साल बढ़ता चला जाता है। तो अपने आप को बेस्ट अडॉप्ट कर लें। अगर बदली हुई परिस्थितियों में कहा जाता है, डार्विन की थ्योरी टेस्ट की कहती है कि अगर आपने बदली परिस्थितियों में खुद को अडॉप्ट नहीं किया तो आप वो जीव जातियाँ जो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाती हैं
वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कंपटीशंस में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप अपने आप को कंपटीशंस के हिसाब से खुद को मूव नहीं करते तो आप निश्चित तौर से असफल हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो औरों से बेटर होने का प्रयास करें। सबसे बढ़िया ये है कि आप अगर जीवन के अंदर औरों से बेटर फॉर्मूले आपको ज़्यादा पता हैं, आपको थ्योरी आपने ज़्यादा पढ़ रखी है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपने क्वेश्चन की कवरेज को बहुत ज़्यादा वाइड किया हुआ है, पीछे के पेपर्स आपने सब लगा रखे हैं और आपने बार बार कई बार रिवीजन कर रखा है, तो आप औरों से बेटर हो जाएंगे और आप निश्चित तौर से सफल हो जाएंगे। तो इसमें मैं श्योर सक्सेस टिप्स में बता रहा था कि किन चीज़ों पर आप ध्यान रखते हुए, और ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था ये सभी कंपटीशंस, चाहे वो कोई भी कंपटीशंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए निश्चित तौर से बेनिफिट देगा, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं कंपटीशंस के जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से आपको मोटिवेट भी करेगी और सही दिशा में ले जाने के लिए आपको इनकरेज करेगी और नेगेटिव पीपल से जो है आपको बचाने का प्रयास करेगी ये वीडियो, और आपके जीवन में सकारात्मकता पैदा करेगी। और ये भी याद रखें कि जो पॉजिटिव सोच के साथ में कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं वो जीवन में सदा सफल होते हैं। तो ऐसी आशा के साथ कि आप जीवन में सफल होंगे, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।